नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं जिसके अंतर्गत नाभिकीय, जैविक और रासायनिक आपदा के बारे में बताऊंगा। जैसे मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, तो मानव के द्वारा कुछ जो गलतियां होती है वो मानव अनजाने में करता है और कुछ जो गलतियां होती है वो मानव जानबूझ करके करता है। लेकिन इन गलतियों के फलस्वरूप जो आपदाएं घटित होती है वो आपदाएं इनमें से प्रमुख आपदाएं होती है नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा और जैविक आपदा। तो ये आपदाएं सिर्फ मानव समूह को ही नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ये आपदाएं आसपास के पेड़ पौधे, वन्य जीव, वातावरण सभी का विनाश कर देती है। जैसे विश्व के सभी देश, साथ साथ में भारत भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हो चुके हैं और इन्होंने अपनी जो योजनाएं हैं वो चंद्रयान, मंगलयान, मिसाइल सिस्टम, आणविक हथियार का विकास बहुत तेजी से कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि मनुष्य विनाश के मोड़ पे आकर के खड़ा हो गया है। इन आपदाओं में मनुष्य को नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन वह अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इन आपदाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। लेकिन मानवीय आपदाओं पर मनुष्य को पूर्ण रूप से नियंत्रण पा सकता है, लेकिन वो नियंत्रण अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण नहीं पा रहा है। जैसे तकनीकी विकास के माध्यम से कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे जनगणना, जैसा हम विज्ञान का आज के समय में प्रयोग करते हैं या तकनीकी विकास का, तो हम इन स्तरों के निर्माण करने के अलावा भी इस कार्य में जैसे जनगणना, गरीबी निवारण, सुख शांति या जीने के अवसर प्रदान करने वाले यंत्रों का भी विकास कर सकते हैं। लेकिन इन उद्देश्यों के जो आड़ में जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो दूषित होते जा रहा है और इस दूषित ज्ञान के फलस्वरूप ही जो मनुष्य है वो विनाशकारी हथियारों का निर्माण करते जा रहा है। जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रासायनिक बम, जैविक बम, तो ऐसे कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे आज हम ऐसे मोड़ पे आकर के खड़े हो चुके हैं कि यदि हमने इस पे नियंत्रण नहीं पाया तो सारी पृथ्वी और मानव जीवन का विनाश हो सकता है। जैसे नाभिकीय आपदा, तो नाभिकीय ऊर्जा का जो नाभिकीय आपदा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा का जो विकास होता है वो विज्ञान की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है या उच्च होता है, लेकिन जो मानव होता है इसका जो प्रयोग होता है वो उसके उत्थान के लिए नहीं बल्कि विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण में करता है। जैसे मान लीजिए नाभिकीय ऊर्जा से हम विकास कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाभिकीय रिएक्टर में हम परमाणु का विस्फोट करते हैं और विस्फोट करके इस ऊर्जा को नियंत्रित करके विद्युत पैदा की जाती है, और जो कि ये अन्य प्रकार से उत्पन्न विद्युत से सस्ती होती है, जिसके माध्यम से मानव जीवन जो हो सकता है वो सुखमय हो सकता है। तो ऐसे कई उपलब्धियों को हम हासिल कर सकते हैं। मानव यूरेनियम तथा प्लूटोनियम जैसे खनिज पदार्थ को जैसे नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त तो करता है, साथ साथ में इससे विनाशकारी हथियारों का भी निर्माण करता है। जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे परमाणु हथियारों का निर्माण करता है, और इन बमों के माध्यम से जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से एक तरीके से पूरे मनुष्यों का विनाश हो सकता है। जैसे वर्तमान समय में भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है या परमाणु ऊर्जा संपन्न देश है।
साथ साथ में इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने परमाणु ऊर्जा संपन्न देश हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया गया था 1945 में अमेरिका के द्वारा से। तो अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम को गिराया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जापान में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद लाखों लोगों की मृत्यु होने के साथ साथ वहाँ के आसपास के जितना भी जंगल का क्षेत्र था या वन्य जीव थे, वन्य प्राणी थे, पेड़ पौधे, सभी चीज़ें क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद उस परमाणु बम के फलस्वरूप जो रेडिएशन निकलता है उसका प्रभाव आज भी जापान के लोगों पे दिखता है, जिसके कारण जापान में आज भी लोग जो होते हैं कुछ मंदबुद्धि पैदा होते हैं, कुछ अपाहिज पैदा होते हैं और कुछ चर्म रोग से ग्रसित होते हैं, या उनके जन्म के बाद भी उनके शरीर पे इनका इस रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत ही विनाशक और घातक हथियार जो थे, आज के समय में उनसे 100 गुना अधिक घातक हथियारों का निर्माण किया जा चुका है। यदि युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार से यदि इनका प्रयोग होता है तो उस समय क्या हो सकता है कि पूरी मानव जाति के साथ साथ वन्य जीव, पेड़ पौधे, सभी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं और हमारे पृथ्वी का अस्तित्व भी संकट में आ सकता है। इसलिए मनुष्यों को इस प्रकार की आपदाओं को रोकना आवश्यक है। इसके बाद नाभिकीय आपदा के प्रबंधन की आवश्यकता एवं कार्य, यानी कि इस आपदा को रोकने का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। जैसे परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग होता है तो हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, साथ साथ में इसका उपयोग हम विकास के लिए भी कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा संधि तथा विश्व के अन्य 20 देशों के साथ भी किया है, जिसके फलस्वरूप भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के लिए यूरेनियम तथा अन्य चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई कि परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन है वो विकास के लिए किया जाएगा, किसी भी प्रकार के अस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा का जैसे परमाणु बम से ही मान के चलिए कि मनुष्य को खतरा नहीं है। जैसे हम परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उससे निकलने वाले रेडिएशन से भी मानव जाति या पृथ्वी को बहुत ही संकट हो सकता है। इसलिए जैसे परमाणु रिएक्टर या परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र होते हैं वो उन स्थानों से दूर लगाना चाहिए जहाँ पे मानव हो, जंगल हो या वन्य जीव होते हों, जिसके फलस्वरूप इसका जो प्रभाव होता है, इसके रेडिएशन का प्रभाव इन जीवों तक ना पड़ सके, क्योंकि परमाणु बम के कारण तो एक बार में ही मनुष्य, वन्य जीव और पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके रेडिएशन के प्रभाव से लाखों लोग धीरे धीरे रोगग्रसित हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए परमाणु केंद्रों का जो निर्माण है वो बस्तियों से दूर एक तरीके से मरुस्थलीय इलाके में, जहाँ पे जीव जंतु, मानव समुदाय, पेड़ पौधे, जंगल नहीं पाए जाते हैं, उन स्थानों पे इनका निर्माण करना चाहिए। जैसे भारत का कैगा परमाणु संयंत्र उदाहरण के तौर पे, जो कि रेगिस्तान के अंतर्गत या मरुस्थलीय इलाके में
स्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसके रेडिएशन का प्रभाव किसी भी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और जंगलों पे नहीं पड़ता है। धन्यवाद।